जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़ हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट को ढेर कर दिया गया है। वहीं एक मकामी शख्स की भी जान चली गई है। पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस की मिलिटेंटों के साथ झड़प हुई थी। तो जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक मकामी शख्स की भी जान चली गई है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मिलिटेंटों के साथ झड़प हुई थी, जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंट को ढेर कर दिया गया है। वहीं एक मकामी शख्स की भी जान गई है। यूपी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 341 किलोमीटर तवील पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। पीएम मोदी लॉकहीड मार्टिन C-130 हरक्यूलिस से 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करने के बाद खिताब भी करेंगे। वाज़े हो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ का मेगा प्रोजेक्ट है। वहीं जराये के मुताबिक पीएम मोदी की तकरीर के बाद तकरीबन आधे घंटे का एयर शो होगा, जिसमें मुल्क के लड़ाकू तैयारे ताकत का मुजाहरा करेंगे। तो बड़ा प्रोजेक्ट आज जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे और यूपी के लिए ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेजी से शुरू हो गई हैं और इस एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह को एक मेगा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, एक गेम चेंजर। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बताया, क्योंकि इसके इफ्तिताह के साथ ही जो तमाम तर सरगर्मियां हैं और लोगों को इससे काफी फायदा होने वाला है। इसी मामले को लेकर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे पप्पू पांडे सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू, बताइएगा कितना अहम ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत सही वक्त पे इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। ये असेंबली इलेक्शन में एक गेम चेंजर के तौर पर भी साबित हो सकता है। जी साहबा, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की पूर्वी जनता के लिए बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने इसको एक मेगा इवेंट के तौर पर प्रेजेंट किया है, कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल की जनता है उसको 2022 के चुनाव में बीजेपी को इससे काफी फायदा मिलने वाला है। जिस तरीके से पूर्वांचल में विकास की रफ्तार कम थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से जो विकास की रफ्तार है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1:30 बजे सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात पूर्वांचल की जनता के साथ साथ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश की सुरक्षा में भी एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। सुल्तानपुर के अरवल केरी करवत में एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जिसकी लंबाई करीब 3200 मीटर है, तो वहीं चौड़ाई 64 मीटर है और यहाँ पे देश के लड़ाकू विमान आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ा इवेंट है और काफी अहम रहने वाला है। देश के विकास के, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है यहाँ के लोगों को। जिस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है वो काफी मजबूत है और जो पूर्वांचल की जनता है वो काफी कम समय से देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी से आसानी से कनेक्ट हो सकती हैं। जो उनका यातायात है वो सुगम हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे की सौगात 2022 के इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है और पूर्वांचल की जनता को इससे काफी फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, 22,000 करोड़ से ज्यादा की लागत इसमें लगी है और वहीं 36 महीने में ये पूरा हुआ है। हालांकि जो टाइमिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट बीजेपी के लिए साबित होगी। वहीं पप्पू ये भी बताएगा, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कि वो उनके शुरू किए गए कामों का इफ्तिताह करती जा रही है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बात का मलाल हो रहा है कि सारे उनके प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के तकरार हो रही है, वो अखिलेश यादव का कहना है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी आज उसका शुभारंभ कर रही है, उद्घाटन कर रही है, वो सभी काम सपा के काम है और पिछले 5 सालों में उनके पास कोई नया काम नहीं है। वो उन्हीं कामों को अपना काम गिना रही है और सिर्फ फीता काटने का काम कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर साहबा ये कहा जा सकता है कि इस एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल की जनता को बहुत फायदा मिलने वाला है। जिस तरीके से सूबे की
सरकार ने पूर्वांचल की जनता को ये बड़ी सौगात दी है, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल की रफ्तार भी काफी तेज होने वाली है। तो सौगात तो वाकई में ही बड़ी है, क्योंकि इससे जो लोग हैं, जनता है यूपी की और रियासतों की, उनको बिल्कुल फायदा होगा। पप्पू, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। तकरीबन 2 साल बाद आज से मगरबी बंगाल में स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं। 9वीं से 12वीं जमात तक की क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है। मार्च 2020 में आखिरी बार तलबा ने जिस्मानी तौर पर क्लासेस में शिरकत की थी। रियासत भर के तमाम इदारों में इंतजामात एक जैसे होंगे, यानी स्कूल और कॉलेजों में दाखिले के लिए मास्क लाजमी होगा। क्लासेस में तलबा को सख्ती के साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने की हिदायत दी गई है। दिल्ली की हवा हुनूस इंतहाई खराब जुमरे में है। आज सुबह AQI लेवल 389 दर्ज किया गया है। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर PM2.5 357, जबकि PM10 423 दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता 10 दिनों से जायद से दिल्ली की हवा जहरीली है। लोगों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। पोल्यूशन तो आफ्टर दिवाली काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तो 2 दिन से थोड़ा कम था, पर आज भी काफ़ी ज़्यादा है पोल्यूशन। सुबह अर्ली मॉर्निंग थोड़ा ब्रीथिंग इशू, मतलब जब आप ब्रीथ करते हो तो आपको पता लगता है कि हाँ, मतलब थोड़ा हैवी ब्रीथिंग होती है, थोड़ा पोल्यूशन थोड़ा फील होता है, काफ़ी फॉग जैसा भी थोड़ा फील होता है। जब हम यहाँ रेस करते हैं तो ब्रीथिंग जो है पहले बेटर होती थी, लेकिन अब काफ़ी जल्दी हमें थका देती है करके, और एक स्मेल सी भी लगती है जो हमें फील होती है कि इसमें पॉल्यूशन है काफ़ी। वहीं दिल्ली NCR में बढ़ती आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद मरकज की आज हंगामी मीटिंग है। जराये के मुताबिक एयर क्वालिटी कमीशन के चेयरमैन MM कुट्टी मीटिंग की सदारत करेंगे, जबकि 5 रियासतों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शिरकत करेंगे। वर्क फ्रॉम होम का एजेंडा मीटिंग में सरे फहरिस्त है। जराये के मुताबिक इमरजेंसी इकदामात के तहत मरहलेवार एक्शन प्लान पर भी गौर व खौस किया जाएगा। दिल्ली में फैक्ट्रियों और गाड़ियों की धुंध, तामीराती काम की धूल, पटाखे जलाने और फसलों की बकायात को जलाने से हर साल मौसम सरमा के आगाज में तकरीबन 2 करोड़ अफराद को शदीद स्मोक का सामना करना पड़ता है। वाज़ेह रहे कि दुनिया के 30 आलूदा तरीन शहरों में से 22 हिंदुस्तान में हैं। इसी मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, रियासती हुकूमत कह रही थी उसने तमाम तर इकदाम किए हैं, लेकिन आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब जुमरे में आया है। जी देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं जिस तरह दिल्ली NCR में प्रदूषण का जो स्तर बढ़ा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी अदालत चिंतित भी दिखी थी और राज्य सरकारों पर नाराजगी भी जाहिर की थी, और उसी ने ये कहा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारों के द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाई जाए। आज फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में आपातकालीन बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी खुद शामिल होंगे, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे, एनवायरमेंटल सेक्रेटरी शामिल होंगे। तमाम जो लोग हैं वो आज एक बड़ा रोड मैप तैयार करेंगे कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण के इस स्तर में कमी कैसी लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कल ये मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि पराली प्रदूषण बढ़ने का प्रमुख कारण नहीं है, जबकि उसके बावजूद भी कई ऐसे कारण हैं जिससे दिल्ली NCR में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा है। उसमें डस्टिंग एक बड़ा वजह है, उसमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कारखाने हैं उनसे निकलने वाले धुएं हैं। इन तमाम चीजों पर किस तरह लगाम लगाई जाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार पर नाराजगी भी जाहिर की थी। बहरहाल आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उस बैठक में एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। तमाम राज्य सरकारों की तरफ से जो अधिकारी पेश होंगे वो भी अपने अपने राज्यों की बातें रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के द्वारा रखी जाएगी, क्योंकि पराली भी एक मुद्दा रहा है, लेकिन पराली से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है वो सिर्फ 4% रहा है। तो उसके बावजूद दिल्ली में आखिर प्रदूषण को किस तरह रोका जाए, किस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी लाई जाए, इसको लेकर फिलहाल एक रोड मैप तैयार करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें जो दिल्ली NCR से संबंधित हैं
वो आपस में बैठकर एक रोड मैप तैयार करें और ये बताएं कि आखिर आपातकालीन स्थिति में अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो उस पर लगाम कैसी लगाई जाए। और इसी बाबत में दिल्ली के साथ साथ जो नेबरहुड स्टेट्स हैं उनको भी साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुद्दा कोई नया नहीं है, ये पुराना मसला है। हम हर बार की तरह दिल्ली में फिजाई आलूदगी को लेकर मसला खड़ा हो जाता है। सुशील पांडे तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आज की ताजा खबर में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वजारत दाखिला ने मुबल्लिग जाकिर नाइक की तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर आयद पाबंदी में मजीद 5 साल की तोसी कर दी है। पहली बार इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी 17 नवंबर 2016 को लगाई गई थी। जाकिर नाइक के इदारे पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम है। 2016 में पाबंदी आयद किए जाने से कुछ पहले हुकूमत ने जाकिर नाइक के इदारे पर बैरून मुल्क से चंदा लेने पर पाबंदी आयद की थी। आज महाराष्ट्र में बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। इस मीटिंग में रियासत की मौजूदा सियासी व समाजी सूरत हाल पर गौर व खौस किया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ करारदादें भी पेश की जाएंगी। उनमें रजा एकेडमी पर पाबंदी आयद करने और हालिया तशद्दुद के वाकयात की जांच SIT से करवाने से जुड़ी करारदादें भी शामिल हैं। तो जिस तरीके से कई दिनों से महाराष्ट्र की कई मकामात पर जो सूरत हाल है वो संगीन हुई थी, हालांकि लगातार बताया जा रहा था कि अब जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। त्रिपुरा मामले को लेकर बंद की कॉल दी गई थी। पहले रजा एकेडमी की जानिब से बंद की कॉल दी गई थी और कुछ वाकयात पर तशद्दुद देखने को मिला। फिर उसके बाद इसी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से भी बंद की कॉल दी गई थी। हालांकि पुलिस की लगातार कार्रवाइयां इस मामले पर जारी हैं। बीजेपी के लीडरों की भी कुछ गिरफ्तारी अमल में आई है, वहीं दूसरे लोगों की भी गिरफ्तारी अमल में आई है। इसी मामले को लेकर भी और कुछ और मामलों को लेकर आज महाराष्ट्र बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में रियासत की जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी और समाजी, उस पर गौर व खौस किया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ करारदादें भी पेश की जाएंगी। उनमें आपको बता दें कि रजा एकेडमी पर पाबंदी आयद करने और हालिया तशद्दुद के वाकयात की जांच SIT से करवाने से जुड़ी करारदादें भी शामिल हो सकती हैं। तो इसी मामले पर तफसील हासिल करने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो बंद की कॉल दी गई थी उसके खिलाफ भी बंद का ऐलान किया गया था और रजा एकेडमी पर खास तौर से पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया जा रहा है और जो भी हालिया तशद्दुद के वाकयात हुए हैं उनकी जांच SIT से कराने की बात की जा रही है, क्योंकि कुछ लीडरों की, बीजेपी लीडरों की गिरफ्तारी अमल में आई है जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई थी बीजेपी की तरफ से। हालांकि बीते 2-4 दिनों की ही ये बात है। इसके बाद से बताया ये जा रहा है कि जितने भी मुकामात, मालेगांव हो, अमरावती हो और कुछ और कई मुकामात पे ऐसे वाक़े देखने को मिले थे, वहां पर अब माहौल जो है पुरअमन तरीके से चल रहा है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत पांडे, बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है, क्या लगता है जो भी करारदादें पेश होने वाली हैं उन पर क्या कुछ खास रहेगा? प्रशांत पांडे, क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी आ रही है। जी बताइएगा, मीटिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या क्या तजवीज़ें पेश की जा सकती हैं? देखिए, बीजेपी की जो बैठक है उसमें अहम मुद्दा है रजा एकेडमी को लेकर के। पिछले दिनों से हम जो देख रहे हैं
कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में जिस तरह से हिंसा हो रही है उसके पीछे रजा एकेडमी है, ऐसा बीजेपी का भी कहना है, कई लोगों का कहना है। तो बीजेपी की जो बैठक रहेगी, जो देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में हो रही है, चंद्रकांत पाटिल वहां पर रहेंगे, यानी बीजेपी के तमाम वो नेता रहेंगे। उनके सामने सिर्फ दो चीज़ें रखनी है। सबसे पहला कि रजा एकेडमी को सरकार बैन करे पूरी तरह से, क्योंकि उनका कहना ये भी है कि सिर्फ अभी नहीं, इसके पहले भी मुंबई में जब आज़ाद मैदान में हिंसा हुई थी तो उसके पीछे भी रजा एकेडमी ही उसका कारण था। और इस बार जो हिंसा अलग अलग जगहों पर हो रही महाराष्ट्र में, उसके पीछे भी रजा एकेडमी ही है। इसलिए वो प्रस्ताव रखेंगे। उनकी कार्यकारिणी का जो मीटिंग है उसमें सबसे पहले यही प्रस्ताव रखा जाएगा। उसके साथ साथ जो है सीएम का जो प्रसंग है, मतलब उन्होंने जिस तरह से टीकाकरण को अंजाम दिया है, वही प्रस्ताव रखा जाएगा उनकी तारीफ के लिए। यानी कुल मिलाकर देखना होगा कि जब मीटिंग 11 बजे शुरू होगी तो उसमें कौन कौन से मुद्दे रखे जाते हैं रजा एकेडमी को बैन करने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल महाराष्ट्र में जहां पर हिंसा हुई उसके पीछे रजा एकेडमी है, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही साथ मुंबई में भी जो आज़ाद मैदान में हिंसा हुई थी उसके पीछे भी रजा एकेडमी है। इसके अलावा कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसको बीजेपी के जो कार्यकारिणी की जो मीटिंग होगी उसमें रखा जाएगा और उसी मुद्दे को आगे चलकर बढ़ाया जाएगा और प्रस्ताव जो है आगे सरकार को दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि रजा एकेडमी को बैन किया जाए। बिल्कुल, तो प्रशांत पांडे आप हमारे साथ बने रहिए, एक और मौजू पर हम आपसे बातचीत करेंगे। जबरन वसूली के इल्जामात का सामना कर रहे मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को जांच एजेंसियों द्वारा भगौड़ा साबित किया जा सकता है। दरअसल उनके खिलाफ अब तक 3 गैर जमानती वारंट एजेंसी की जानिब से जारी किए जा चुके हैं, लेकिन परमबीर सिंह एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। परमबीर सिंह रवा साल मई से लापता हैं। तो इसी मामले पर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। प्रशांत पांडे, आखिर क्या वजह है कि परमबीर सिंह एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं? हो सकता है उनको भगौड़ा करार दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने किला कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है कि उनको भगौड़ा घोषित किया जाए। अदालत ने ये कहा है मुंबई क्राइम ब्रांच को कि आप एक एफिडेविट फाइल करिए, उसमें उन कारणों को मेंशन करिए कि किन कारणों के चलते उन्हें भगौड़ा घोषित किया जाए। देखिए, मुंबई समेत थाने ऐसे इलाके हैं जहां पर परमबीर सिंह के खिलाफ वसूली के कई मामले दर्ज हैं और कई बार समन करने के बाद ना तो परमबीर ना तो उनकी तरफ से कोई जवाब जो है क्राइम ब्रांच को दिया नहीं गया है। 3 नॉन अवेलेबल वारंट जो है इशू कर दिया गया है। इन्हीं चीज़ों को जो है आज एफिडेविट में मेंशन करके क्राइम ब्रांच अदालत से मांग करेगी कि परमबीर सिंह को भगौड़ा घोषित किया जाए। ऐसे में देखना होगा जब 2 बजे आज अदालत में सुनवाई होगी तो उस एफिडेविट को किस तरह से कंसीडर करता है अदालत और अदालत इसमें क्या फैसला देता है, सबसे अहम बात होगी। देखने वाली बात होगी क्या उनको भगौड़ा घोषित किया जाता है या इसके अलावा अदालत कुछ और ऑर्डर अपने इसमें देता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आज क्राइम ब्रांच की तरफ से एक एफिडेविट अदालत में दी जाएगी जिसमें उन कारणों को मेंशन किया जाएगा जिन कारणों के चलते परमबीर सिंह को भगौड़ा घोषित किया जाए। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से अगर देखा जाए वो मई के महीने से लापता है, तो ऐसे में क्या वाकई उनकी मौजूदगी को लेकर कुछ तस्दीक नहीं हुई है? क्योंकि भगौड़ा तो जब ही साबित किया जाएगा जब वो मुंबई में या फिर इंडिया में मौजूद नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए यही एक रीज़न है क्योंकि इसके पहले क्राइम ब्रांच ने कई बार उनको समन भेजा हुआ है, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, वो खुद नहीं आए और मई से वो किसी के संपर्क में नहीं है। ऐसा दावा जो है क्राइम ब्रांच ने खुद किया हुआ है। क्राइम ब्रांच लगातार कोशिश कर रही है कि परमबीर सिंह किसी न किसी जरिए कांटेक्ट में संपर्क में आए, लेकिन उनका लोकेशन कहाँ है और उसके बाद मई से कहाँ गए हुए हैं किसी को भी पता नहीं है। मुंबई में है या भारत में है, लंबा वक्त हो गया है वो एजेंसीज के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों वो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करे हुए हैं। प्रशांत पांडे, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर आज सतही मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और कानून को सख्ती से नाफिज करने से मुतालिक गौर खौस किया जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी होने की सूरत में सख्ती से निपटा जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान शराब ने तकरीबन 50 अफराद की जान ले ली है, जिसके बाद से वज़ीर आला नीतीश कुमार जायजा मीटिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये वाजे कर दिया है कि शराबबंदी का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। तो बिहार के लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रक और बोलेरो की टक्कर हुई है।
इस हादसे में 6 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 4 जख्मी बताए जा रहे हैं। महलुकीन का ताल्लुक जमुई से बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखीसराय से हम आपको बता रहे हैं। सड़क हादसा पेश आया है जहां पर ट्रक और बोलेरो गाड़ी के बीच टक्कर हुई है जिसमें 6 अफराद की मौत हुई है, वहीं 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो बेहद अफसोसनाक खबर इस वक्त की बिहार के लखीसराय से बता रहे हैं। ट्रक और बोलेरो की टक्कर के नतीजे में 6 अफराद की मौत हो गई है जिसमें से 6 अफराद के अलावा 4 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। महलुकीन का ताल्लुक जमुई से बताया जा रहा है। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।